अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, फवाद बसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैं हेड ऑफ रिसर्च के ट्रेड में। और उनसे हम बात करेंगे आज थोड़ा सा जो है मार्केट के हवाले से, और इसके अलावा जो है इस वक्त क्या ऑल ओवर स्टॉक मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम इनसे डिस्कस करेंगे, सेक्टर वाइज भी। तो चलिए जी, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, सबसे पहले तो जो है इस वक्त मार्केट हमारी एक जो है एक काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड से इस वक्त एक बहुत अच्छे सिनेरियो में आई है। स्ट्रगलिंग पीरियड इसलिए कहूँगी क्योंकि इस वक्त हम दो जो है जंगी पोजीशन से जो है हमारी मार्केट जो है वो गुजर के आई। और उस वक्त काफ़ी मार्केट जो है थोड़ा सा अनसर्टेन हुई हुई थी। इन्वेस्टर्स भी काफ़ी जो है थोड़े से डिस्टर्ब थे कि क्या आगे सिनेरियो होने वाला है। और फिर उसी दरमियान में ये सारा हमारा जो है बजट भी था। बट नाउ इस वक्त जो है मार्केट को आपने देखा कि इस वक्त तेजी हो रही है, और इस वक्त बिलखुसूस मैं बैंकिंग सेक्टर को कहूंगी कि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर ने जो है एक बहुत मेजर रोल अदा किया है। तो किस तरह से देखना है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू मार्केट का जो है आप जरा बताएं। देखिए, एक चीज, ये सारे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं इनको भी पता होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दो जो की कैटलिस्ट होते हैं परफॉर्मेंस के। एक हम्म। तो होते हैं आपकी जो कंपनी परफॉर्मेंस होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की। दूसरी होती है क्लैरिटी। और क्लैरिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है हमारी मार्केट के लिए। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर थोड़ा पॉलिटिकल भी आ जाता है। हम्म। इसके ऊपर इकोनॉमिक के भी थोड़े एलिमेंट्स आ जाते हैं, बिकॉज जो पॉलिसी ड्राइव होती है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट से ही होती है। एंड तीसरी इस बार चीज जो चेंज है, वो यही है कि जो हमारे इदारे हैं, दे आर हेयर टू डू बिजनेस, हम्म। right? And that's what we're seeing as well. We're seeing a lot of investment opportunities and investment activity across the sectors. सही है, कुछ वो माइनिंग के अंदर भी हैं, कुछ उसके ऊपर भी हैं, बैंक्स के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है। सो देर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर देर इज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स। और हमने देखा है कि पुराने बहुत सारी हैं जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए हैं, और लोकल इन्वेस्टर्स को भी उन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया कि अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो टैक्स में कमी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सो ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव होती हैं मार्केट के लिए, वन। सेकेंडली, जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसिंग साइकिल है वो अभी पाकिस्तान के फेवर में है। सबको पता है कि जब ऑयल $70 से नीचे होता है पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होता है, और $70 से ऊपर आ जाता है तो इतना ज्यादा हमारे एक्सटर्नल ट्रेड के अकाउंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो वो एक काफी पॉजिटिव चीज है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज तो पिछले 2 या 3 साल के अंदर जो हुई है वो इंक्रीज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, पर्टिकुलरली ऑयल, वो थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल सिचुएशन में है राइट नाउ। तो और वो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा कंटिन्यूड रहेगा। बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की। देखिए, बैंकिंग सेक्टर हैज गॉन थ्रू वर्ल्ड ऑफ रेगुलेटरी चेंजेस। पहले उन्होंने वो एडीआर टैक्स लगा हुआ था, फिर वो एमडीआर की रेगुलेशन चेंज हुई। उसके बावजूद एक चीज सबको बहुत ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाजों में बताता हूँ कि जो पाकिस्तान में जितने भी लिस्टेड बैंक्स हैं और जो गवर्नमेंट, इनका रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन है। दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। हम्म। So, good times and bad times. So, it really doesn't matter for the banking fraternity कि whether interest rates are going up or down। पिछले अगर आप 2012 या 2010 से भी प्रॉफिटेबिलिटी सारे बैंक्स की निकाल लेंगे, आई थिंक इक्का दुक्का साल होंगे जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई होगी, डिस्पाइट द रेट साइकिल गोइंग अप और डाउन। So they make money regardless, and there's a system for it. Obviously, अगर in depth एक आप सिर्फ बैंकिंग पे सेशन करेंगी तो maybe we can delve on that. But for now, it's doing well.
डिविडेंड यील्ड्स आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर। सारे बैंक्स जो हैं, अब हमारे जो टॉप पिक्स हैं वो एटलीस्ट तकरीबन 10-10% के डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने नेशनल बैंक पे कवरेज शुरू की है, वो 12% के करीब डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है आफ्टर द इंक्रीज इन प्राइसेस पिछले 2 या 3 दिन के अंदर जो हुई है। तो उसके बाद फिर हमारा ईएनपी सेक्टर है, उसके अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। सर्कुलर डेट की क्लियरेंस है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। रिसीवेबल साइकिल बेहतर हो सकता है, पेविंग वे फॉर बेटर डिविडेंड पे आउट्स अगेन। पावर सेक्टर के अंदर जब ये पेमेंट आएगी, उनकी भी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी, उनकी भी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होंगी, ओएमसी के लिए भी होगा। फिर आप देखें कि सब लोग कहते हैं कि 2 साल जो हमने गुजारे हैं इकोनॉमिकली काफी मुश्किल गुजरे हैं, और पिछला साल पर्टिकुलरली ऑन द रोड टू रिकवरी थे, लेकिन रिकवरी के अंदर भी हमने देखा था कि जो सीमेंट सेक्टर है हमारा, वो डिस्पाइट द लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट एंड लोअर एक्टिविटी, फिर भी उसने साल जो बंद किया है सिर्फ 3% डाउन किया है। FY 25 क्लोज सीमेंट डिस्पैचेस ओवरऑल वॉज डाउन जस्ट 3%। अगर आप ये 3 महीने पहले और हमारा जो पहले सेशन हुआ था सनादिया, उसके अंदर भी अगर आप रिकॉल करें, जाके देखेंगी, तो हम लोग बात कर रहे थे कोई 10 या 12% डिक्लाइन की, और ये हम्म। इसने क्लोज किया 3% डिक्लाइन। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। और सीमेंट के इंडस्ट्री के जो हमारे रिजल्ट्स भी आए हैं, हाँ। 28-30% की जो मार्जिन है इन्होंने मेंटेन किए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग देखते हैं कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए हैं, डेवलपमेंट होगी, तो मुझे लगता है दो सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं इवन फ्रॉम दीज करंट लेवल्स विच आर ऑल टाइम हाई लेवल, जो 130 पे हम लोग खड़े हुए हैं। सही है, अपसाइड हो सकता है थोड़ी सी लिमिटेड हो जाए, और मे बी समथिंग न्यू कम्स अलोंग गोइंग फॉरवर्ड। बट राइट नाउ दो सेक्टर जो मुझे लगता है जो आउट परफॉर्म करेंगे, वो बैंकिंग सेक्टर लगता है और सीमेंट सेक्टर लगता है। मुझे लगता है इसके अंदर वैल्यूएशंस के अंदर भी अभी जगह है, और अर्निंग्स की अंदर भी मुझे लगता है बेहतरी आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। अच्छा सर, सीमेंट सेक्टर की आपने बात की, बट एक जर्नल जो लोगों का जो ये सोचना होता है वो ये होता है कि हम कोई तामीराती काम देख नहीं रहे हैं। इस सेक्टर में जो तेजी है, क्या वजह है? क्या इसको सपोर्ट किया जा रहा है इस सेक्टर को, या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो कि एक आम पब्लिक को पता नहीं है? तो इसमें क्या क्या है, इसमें इसकी तेजी की क्या वजह है? देखिए, बहुत सारी चीजें जो थी, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो थे, वो पेंडिंग थे। नया बजट अनाउंस हुआ है, बजट के अंदर एलोकेशन भी हुई है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की एलोकेशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी एलोकेशन हो रही है। कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हो रही है ऑन अ पब्लिक लेवल एंड प्राइवेट लेवल एज वेल। आप हाईली पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर अगर जाके देखें, इस्लामाबाद के अंदर ऑन द आउटस्कर्ट्स देयर आर सोसाइटीज बीइंग मेड। लाहौर के अंदर देयर इज अ ह्यूज एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटीज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ लाहौर। कराची के बाहर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। सो दीज आर दीज आर द दीज आर द मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे डिस्पैचेस हैं। और दूसरा एलिमेंट जो डिस्पैचेस का होता है वो होता है एक्सपोर्ट। पिछले साल जो हमने एक्सपोर्ट देखी है, एक्सपोर्ट के अंदर जो डिस्पैचेस में ग्रोथ आई है वो भी काफी फिनोमिनल थी। तो जिसकी वजह से हमारे जो ओवरऑल नंबर्स थे वो भी थोड़े बेहतर थे। लेकिन ऑन अ डोमेस्टिक लेवल मुझे लगता है कि FY 26 विल बी द ईयर वेयर विल पॉसिबली सी रिकवरी इन डिमांड। सही। अच्छा सर, इसी तरीके से रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर मैं बात करूंगी कि रिफाइनरी सेक्टर में क्या इस वक्त क्या देख रहे हैं? ये क्यों नहीं चल रहा है? और लोग इंतजार कर रहे हैं रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से। कोई अभी तक कोई विजिबल हमें चीजें पता नहीं है। तो क्या इस सेक्टर में हो रहा है और क्या इसका आगे आप देख रहे हैं? देखिए, हमारी रिफाइनरीज हैं काफी पुरानी, हम्म। सही, ये तो सबको ही पता है, और इनको सिवियर अपग्रेडेशन की जरूरत है, और अदरवाइज वो फर्नेस ऑयल बनाते जाएंगे और नेगेटिव मार्केट मार्जिन पे इंटरनेशनल मार्केट में बेचते रहेंगे। और हम्म। उससे ना रिफाइनरी को फायदा हो रहा है, ना हमारे लिए डॉलर आ रहे हैं। तो एक नेट नेट नेगेटिव ही है ये। हम्म। और तो उसको मुझे लगता है कि जब तक रिफाइनरी पॉलिसी आती नहीं है, तो कंपनीज ने अपने इंटरनली प्लान्स तो सारे वो कर लिए हैं, फाइनलाइज कर लिए हैं कि हम्म। जब हमें जो भी इनकी मोडालिटीज फाइनल होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं, इस तरह अपग्रेड करेंगे, वो रेडी हैं। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स की रियायत, कुछ इन्वेस्टमेंट पे
लो लो कॉस्ट फाइनेंसिंग पे, इसके ऊपर ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट बाकी है। और क्योंकि और इसके अंदर ये भी एक चीज था कि सऊदी की कुछ कंपनीज आके कुछ कंपनीज में यहाँ पे हेल्प करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, जिसकी वजह से वो अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुका हुआ है। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट सिचुएशन भी इसके अंदर है, और पाकिस्तान की भी सिचुएशन आपने जैसे दो जंगी सूरत हाल देखी है हमें पिछले 2 या 3 महीने के अंदर, वो एक डेट्रिमेंटल सिचुएशन थी। वो ऑब्वियसली इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उसको थोड़ा सेटबैक कर देते हैं, बिकॉज आपका फोकस एकदम से हट जाता है। बट मुझे उम्मीद है कि इस साल हम लोग देखेंगे रिफाइनरी पॉलिसी आ जाए, एक दफा वो क्लैरिटी आ जाएगी। हम्म। उसके बाद फिर एमएनए स्टोरी भी वापस क्लैरिफाई हो जाएगी क्या है, और कौन सी रिफाइनरी बिकने जा रही है, कौन सी रिफाइनरी खुद अपग्रेड कर रही है, ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सही। एक दफा ये क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हम लोग देख सकते हैं सम परफॉर्मेंस इन द रिफाइनरी। सही। और फिर ऑटो सेक्टर में जैसे कि इस वक्त इंपोर्ट गाड़ियों के ऊपर जो है थोड़ी सी लीनियंसी दी हुई है, तो जो लोकल मार्केट है उसके रेट्स जो है, जो बड़ी जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके रेट में तो कोई खास फर्क नहीं कम हुआ, लेकिन हाँ जितनी भी ये जो लोकल में जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी जो उनकी रेट में काफी वो कमी देखी गई है। इसकी क्या इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो एक बंदा करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है, जो हम्म। कि इज द एवरेज प्राइस ऑन अ मीडियम साइज और अ हाई लेवल सेडान और एसयूवी इन द मार्केट, अगर वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो 1 करोड़ 5 लाख दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हम्म। हमारा जो छोटा जो मिडिल क्लास है, जो कि अंडर 1300 सीसी गाड़ी, इकोनॉमिकल गाड़ियां देख रहे हैं, उनको रिलीफ देने की कोशिश की गई है। इसी तरह इसीलिए ड्यूटी स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया है वो इसी तरह किया है कि अगर जो ये करोड़ वाला लेवल है इसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट है टैक्सेस इम्पोज करने का, और जो 800 टू 1300 सीसी की तक की गाड़ियां है वहां पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। रही बात इंपोर्ट्स की, जैसे आपने मेंशन किया लीनियंसी शो की है। देखिए, कहीं भी दुनिया के, अब पाकिस्तान ट्रेड्स विद लॉट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट रिलेशन, बिकॉज वो कंट्रीज भी हमें फेवर देते हैं और हमें भी उन कंट्रीज को फेवर देना चाहिए। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर रैशनलाइज और ये रिस्ट्रिक्शन हटाने का मकसद ही है कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो फॉलो हों, और हम आप ही लोग को कोई। पैसे दो यार, खोल ले यहाँ तो तो यार 30-40 रुपए। प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें। अब मेरा तो बंद है। जी सर। जी, तो ये जो है इसकी तो प्राइम रीजन कि ये जो रिस्ट्रिक्शन थी 3 साल की इम्पोर्ट अलाउ थी और 5 साल की नहीं थी, वो हटाने की रीजन ही है टू फॉलो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और ताकि लोगों को दूसरे कंट्रीज को अपीज करने के लिए, सो दैट हमारी जो ट्रेड रिलेशन है वो कोई वो नहीं करे। अगर वो उन्होंने भी हम पे ड्यूटी लगा दी किसी और मद के अंदर, तो फिर वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिलेशन विद ऑल दीज कंट्रीज, दिस हैज बीन डन। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करेगा। इट वुड इनकरेज कंपटीशन इन लोकल मार्केट। और मेरे ख्याल से पहले जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर गैप था, लेट्स से 3 इयर्स बिफोर, अगर कोई जापानीज गाड़ी इंपोर्ट करता था, उसकी फीचर्स और हमारी गाड़ियों की फीचर्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब लेकिन जो जैसे फॉर इंस्टेंस चाइनीज गाड़ियां आ गई हैं हमारे पास, कोरियन गाड़ियां आ गई हैं हमारे पास, इनके जो फीचर्स हैं वो उनको सही मुकाबला देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो कंज्यूमर है वो ये बोलेगा कि भाई 5 साल पुरानी जापानीज गाड़ी इज बेटर देन द करंट जनरेशन ऑफ कोरियन और चाइनीज कार्स। मेरे ख्याल से ये वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से नहीं। टॉप कंपटीशन बहुत टफ होगा और उसी पे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए। मेरे ख्याल से कंज्यूमर विनर होगा इसके अंदर। अच्छा सही। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के जो सवाल हैं काइंडली अपने सवाल जो है वो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। जी सबसे पहले रमजान साहब जी अपना सवाल कीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। काइंडली जरा सराउंडिंग की आवाज थोड़ा सा आप फीमेल सेक्टर में पूछ रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है रमजान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं पूछ रहा था मैम कि सीमेंट सेक्टर के बारे में पूछ रहा था कि बिल्कुल स्टक हुआ है, ये कब तक चलेगा साल से? देखिए, जो सीमेंट सेक्टर की अगर आप प्राइसेस देखें सारे सीमेंट कंपनीज की एक साल पहले की प्राइसेस देखें तो रिटर्न्स काफी सॉलिड है। हमारे जो टॉप पिक्स है सीमेंट सेक्टर के अंदर वो है लकी सीमेंट, मेपल लीफ, फौजी सीमेंट एंड डीजी खान सीमेंट। ये चार हमारे टॉप पिक्स हैं। और इनकी सबकी अगर आप प्राइसेस पिछले एक साल पुरानी भी देख लेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क देखेगा। बहुत स्ट्रांग रिकवरी दी है सीमेंट सेक्टर ने, स्टक नहीं है बिल्कुल भी। अभी रिसेंट पास्ट में बहुत ही सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। कुछ कंपनी जैसे लकी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, उसके बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि बिल्कुल स्टक है ये सही नहीं होगा। सही। आप बहुत जिस बहुत शुक्रिया रमजान ठीक है साहब सर। जी। सलीम साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बताइएगा। और सर आप यहाँ से कहाँ देखते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल है अपसाइड, और शुड वी गेट आउट फ्रॉम द सर? सर देखिए, सर्ल जो एक कंपनी है वो एक काफी टमल्चुअस टाइम के गुजरी है। और अभी भी इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है उस पर क्लैरिटी नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही थी, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। अभी रिसेंटली आई थिंक कुछ इंटरेस्ट वापस डेवलप होना शुरू हुआ है। हमारी रिसेंट पास्ट में मैनेजमेंट से भी बात नहीं हुई है। बट हम लोग जो अपने क्लाइंट्स को, ये अगर आप मुझसे 5 या 6 महीने पहले ये सवाल करते सलीम साहब, तो उस टाइम पे मैं आपको बोलता कि सेल कर लें और दूसरे आइटम में देख लें। फॉर इंस्टेंस ग्लैक्सो देख लें या फिर हैलियॉन देख लें, हाइनून देख लें, फिरोज देख लें। तो ये आइटम काफी अच्छे चले थे इन द फार्मास्यूटिकल स्पेस। बट उस टाइम से अब तक सर्ल की इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही है। अभी नए कुछ इंटरेस्ट वापस इसके अंदर डेवलप हुआ है। बट मेरे ख्याल से कोई मटेरियल डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुई है। सही, बहुत शुक्रिया सलीम साहब जी। अहमद शुएब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एचपीएल और एफसीसीएल। आप इनको कैसे देखते हैं और इनकमिंग फ्यूचर्स इनके क्या टारगेट हो सकते हैं? सर एचपीएल देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। और अहमद साहब असूलन इसको सबसे प्रीमियम वाला मल्टीपल भी देना चाहिए। लेकिन एचपीएल इज बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज बैंक। सब पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, उसके अंदर अगर कोई भी आप चीज चेंज भी करने जाते हैं, कोई पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं, कोई सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इट्स नॉट एज एजाइल एज द अदर बैंक्स। दैट सेड वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वापस इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और जब ये लोग आते हैं इन टर्म, और ये आएंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ब्लू चिप्स के अंदर, राइट। तो ब्लू चिप्स के अंदर सबसे बड़ा बैंक वो देखते हैं कि एचबीएल है, और उसके बाद सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एचबीएल की है। तो उसके अंदर प्राइस परफॉर्मेंस आती है। इसी तरह हमने देखा बहुत अरसे तक 150 पे फंसा हुआ था ये, 148 149 पे। और फिर जैसे ही इस पे थोड़ी सी मार्केट थोड़ी बेहतर हुई, क्लैरिटी आई, थोड़े गोरे का भी इन्फ्लो आया, तो आपने देखा ये आई थिंक एक एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ये 150 से 180 190 पे खड़ा हुआ है आज। सो इसको एक कोर पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। हम मेरी जो इसकी टारगेट प्राइस है तकरीबन 250 की है, वो इंटैक्ट है। और बाय दिसंबर एंड तो आप इसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फौजी सीमेंट आफ्टर द अमेलगमेशन ऑफ अस्करी सीमेंट मेरे ख्याल से अब टॉप 3 में आ गया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, जिसकी वजह से उनका जो कोटा एलोकेशन होता है वो भी इंक्रीज हो गया है। और मुझे लगता है कि अगले साल के अंदर ये आउट परफॉर्म करेगा। तो दोनों स्टॉक मेरे ख्याल से रखने चाहिए आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी अपना सवाल करें सैमसंग जी। आप लोग प्लीज नाम मेंशन किया करें। जी अपना सवाल करें सर। ओके जी। एमरोजिया खान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाहती थी कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अपना मोमेंटम का जो है वो गेन करेंगे इसी साल में। अच्छा, अमरोज़े ये देखें, आपने नोटिस किया होगा अगर कि जो पहला हाफ गुजरा है फ्रॉम जनवरी टू जून,
फर्टिलाइजर के नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ ऑफटेक। और उसमें ये भी था कि फार्मर इकोनॉमिक्स जो है हमारी काफ़ी वीक हो गई थी, बाइंग पावर नहीं थी, फर्टिलाइजर की इतनी फरोख्त नहीं हो रही थी, कुछ और भी एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से क्रॉप खराब था, बारिश सही तरह नहीं हुई थी। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा हम लोगों ने ऑफटेक देखा नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि मई और जून के जो नंबर्स आने वाले हैं या आ गए हैं उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि अगर ये इम्प्रूवमेंट पहले क्वार्टर में सितंबर तक कंटिन्यू रहेगी, तो मेरे ख्याल से जो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर है वो थोड़ा परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। एक इनर सर्कल्स में बात हो रही है, मार्केट रूमर्स ही है, मुझे ये नहीं पता कि इसकी कितनी सच्चाहत है इस बात के अंदर, बट देर आर सम इनर सर्कल्स के अंदर बात हो रही है कि जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको हमारी गैस पे कर दिया जाए, ताकि हमारी एक सस्टेन सप्लाई रहे और ये जो इश्यूज जो हैं गैस प्राइसिंग के, पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर के लिए, ये खत्म हो जाए। तो अगर तो ये हो जाता है तो जो दूसरे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं अपार्ट फ्रॉम एफएफसी, फॉर एग्जांपल ईफर्ट और फातमा और एग्रीड। एजीएल, तो एग्रीटेक जो है, तो ये अगर सारे शिफ्ट हो जाते हैं इनके लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा, और बिकॉज एफएफसी तो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहा है। दैट बीइंग सेड, हमारा जो टॉप पिक राइट नाउ इज एफएफसी, एंड आई थिंक यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट। जी थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जी। नुबैर अपना सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? सर, टाटा सीमेंट को आप स्प्लिट के बाद आप कैसा देखते हैं? क्योंकि स्प्लिट होने के बाद इतने शेयर बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी अर्निंग वगैरह इसको सपोर्ट करेंगी, एक। और दूसरा सर, मेरे पास एसएसजीसी है, एसएसजीसी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए? जी थैंक यू नवेद साहब। देखें, ठट्टा सीमेंट हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है तो इसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री के डिमांड डायनामिक्स बेहतर हो रहे हैं, मुझे लगता है ये परफॉर्म कर सकता है इन FY 26। बाकी जहां रही एसएसजीसी की बात, एसएसजीसी भी हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है, लेकिन इसके जो अकाउंट्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट साल पुराने हैं। और जिस तरह हमने अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट इनके अनाउंस हुए हैं उसके अंदर हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। सही है, एक वन ऑफ था, बट हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसकी अर्निंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। तो अगर ये दो चीजें मद्देनजर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक रह सकता है आपके लिए एसएसजीसी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें आप। जी मुबशर हुसैन अपना सवाल करिए। जी हसैन रजा अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल करें। सर, फैसल बैंक को और नेशनल बैंक को आप कैसा देखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा देखते हैं? इसके अलावा सर इसकी टारगेट वैल्यूज कैसी हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है। अगर आप हसनैन भाई हमारे लिंक्डइन पेज पे जाएंगे तो आपको एक नेशनल बैंक की रिपोर्ट मिलेगी, जिसके अंदर मैंने नेशनल बैंक की जो टारगेट प्राइस है तकरीबन 149.7 की दी है। हमें लगता है कि नेशनल बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जगह है, और अगर तो ये अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस इनसाइड द बैंक करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इट कैन रियली आउट परफॉर्म द मार्केट, जो कि अभी तक बैंक ने किया है। दूसरा आइटम आपने क्या बताया था, फैसल बैंक। देखिए, फैसल बैंक में अभी जो मेरे प्राइस ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मैंने नवंबर के अंदर निकाले थे, उस टाइम पे बैंक था तकरीबन 48-49 रुपीज का। उस टाइम पे मैंने टारगेट प्राइस इसकी निकाली थी तकरीबन आई थिंक 80 रुपए के करीब थी। तो वो ऑब्जेक्टिव तो मीट हो गया है। अब अगर जून के अंदर इसकी जो बैलेंस शीट आएगी, जून के रिजल्ट्स के अंदर, उसके अंदर अगर हम लोग कोई मटेरियल चेंज देखेंगे तो फिर ये मैं रिवाइज फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन अभी फॉर नाउ आई थिंक इट हैज रीच द टारगेट प्राइस दैट आई हैड असाइन्ड फॉर इट। सर थैंक यू सो मच सर। जी हसनैन रजा अपना सवाल करें। जी मुजम्मिल फरीद जुनेद शेख अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सॉरी,
जी मुजम्मिल अपना सवाल कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। पूछना ये था कि जो भी करंट पोजीशन जा रही है मार्केट की, उसके अंदर जो ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से सही रहेंगे, वो मुझे कुछ दे दें दो तीन, और कोई इन्वेस्टमेंट के लिए दे दें। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि माड़ी के बारे में पूछना था, माड़ी की क्या सिचुएशन है, इसके आगे क्या तक समझते हैं कि बेहतर हो जाएगा या अभी यहीं यहीं पे रहेगा, क्योंकि मार्केट तो बहुत माशाल्लाह सुपर जा रही है, माड़ी नहीं वो अपनी पोजीशन छोड़ा। देखिए मारी ने इनिशियली ही स्टॉक स्प्लिट के बाद काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी, अभी स्टेबल चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सॉलिड कंपनी है। मैं आपको 4 या 5 कंपनीज जो हम लोग रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को फ्रॉम कैपिटल गेन परस्पेक्टिव एंड डिविडेंड यील्ड परस्पेक्टिव, उसके अंदर आती हैं, मीजान बैंक आ जाता है, एफएफसी आ जाता है, लकी सीमेंट आता है और मारी पेट्रोलियम मारी एनर्जीज आता है। ये 4 मेरे ख्याल से की पोर्टफोलियो में होने चाहिए। फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से सर देखें, ये आपका जो भी मुझे नहीं पता आप किसके साथ ट्रेड करते हैं, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ट्रेडिंग कॉल्स जो होती हैं बहुत ही वो होती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वीक, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो ट्रेडिंग कॉल मैं इस तरह नहीं देता हूँ, और मैं रिसर्च से बैकग्राउंड रखता हूँ, तो इसलिए ट्रेडिंग कॉल मेरे लिए देना बिल्कुल ही गलत होगा। लेकिन आपके जो ब्रोकर्स हैं, आई एम श्योर उनके पास आपको वो जो डेली उनकी कॉल्स होती हैं टेक्निकल्स जी पे या समथिंग, वो डेफिनेटली आपको एडवाइस कर देंगे उसके लिए। कोर पोर्टफोलियो के लिए मैंने 4 आइटम आपको बता दिए जो कि मुझे लगता है शुड बी इन एवरीवन्स पोर्टफोलियो, और एटलीस्ट 60 to 70% आपका जो पोर्टफोलियो साइज है वो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, बाकी जो 20 या 30% रह जाए वो आप ट्रेडिंग जी के लिए यूज करें। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जी जुनेद शेख अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। वालेकुम सलाम। सर अभी स्टॉक काफी बढ़ भी गया, नीचे भी आया, प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई है, तो न्यू स्टॉक बताएं कोई जिसपे हम एंट्री ले सकें। देखिए न्यू स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे आईपीओस भी आए हैं, कुछ ने परफॉर्म किया है, कुछ ने नहीं परफॉर्म किया। आप एयरलिंक देख सकते हैं, वेरी अप एंड कमिंग कंपनी इन पाकिस्तान, established itself, इट्स इन अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट, एंड अगर इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ जाती हैं गवर्नमेंट और रेगुलेटरी साइड से, तो इट कैन टर्न आउट रियली पॉजिटिव फॉर द कंपनी। बाकी आप ऑटो स्पेस के अंदर देख सकते हैं, साजगार इंजीनियरिंग देख सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 1-2 कंपनीज हैं नई जो आप देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, एक आखिरी सवाल हम और लेंगे, उसके बाद फिर से हम मार्केट स्ट्रेटजी जानेंगे जी। अजीम साहब अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम जी। सर ये पीएसओ और अटक रिफाइनरी के बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना हो तो कहाँ तक इसकी प्राइस का चांस है। सर देखिए पीएसओ की जो हमारी टारगेट प्राइस थी वो है तकरीबन 450 रुपए की, और अगर तो ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इसके अंदर जो सर्कुलर डेट की मद में बैंक्स कुछ डिसबर्समेंट जो करेंगे 1.2 ट्रिलियन की, जब ये पीएसओ के अंदर फ्लो होगी और इवेंचुअली वो रिफाइनरीज के अंदर भी फ्लो करेगी, तो इनकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। जब लिक्विडिटी पोजीशन से मत ये कि इनके जो उन्होंने लोन वोन लिए हुए हैं अपनी कंपनी चलाने के लिए वो कम हो जाएंगे, जिससे फाइनेंस कॉस्ट कम हो सकती है, और वो एक तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस क्वांटम से होंगे ये अभी हमें अंदाजा नहीं है, बट ये पॉजिटिव होगा, तो इसके ऊपर पीएसओ के ऊपर नजर रखें। बाकी अटक रिफाइनरी की तो जो मार्केट ग्रेपवाइन कहता है वो यही कहता है कि इट्स अप फॉर सेल अलोंग विद अदर एसेट्स ऑफ द अटक ग्रुप। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आती है कि कोई ड्यू डिलिजेंस शुरू करने वाला है या फिर कोई पार्टी इंटरेस्टेड इन बाइंग अटक रिफाइनरी, तो वो एक और ट्रिगर पॉइंट हो सकता है स्टॉक के लिए। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, अडक रिफाइनरी तो उसके ऊपर कैश ही उसकी किताब पे इतना 800 850 रुपए का कैश है, लास्ट मैंने जो चेक किया था, तो इतना तो सिर्फ अगर उसकी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू है तो इतना आप रेट उसको असाइन कर सकते हैं। ये हमारी एक्टिव बहुत कवरेज में नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक कुछ रेशियोज बता रहा हूँ जिसको मद्देनजर रख के आप अपना एक माइंड बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक सिर्फ छोटी सी और वजाहत फरमा दें
कि बाज लोगों का ये कहना है कि ये पीएसओ वगैरह को जो फंड्स मिलने हैं इसका जो इम्पैक्ट आना था वो जैसे आ चुका है, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू होगा? सर देखिए, जब भी इस तरह की कोई खबर आती है, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो होती है, वो जैसी खबर आती है हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो उसको पहले से ही इनकॉर्पोरेट कर लेती है। बिल्कुल जिसने भी आपको ये बोला है वो सही बोला है कि जो हमने इसका प्राइस रन अप देखा था, अब पिछले एक साल की बात करते हैं, 170 180 पे होता था, आज ये मतलब 390 395 पे खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसके यही रीजन है कि इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। सर्कुलर डेट क्लियरेंस की बात थी, और तीसरी चीज ये थी कि इसके जो ओएमसी मार्जिन होते हैं वो भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए थे, अप्रूवल मिल गया था उनको। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई थी जिसकी वजह से इसने परफॉर्म किया है। और जैसी खबर आती है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर उसी वक्त एक्ट करता है। जब इन एक्चुअलिटी जब वो आएगा तो हम लोग उसका इम्पैक्ट उसके रिजल्ट्स में भी देखेंगे। तो फिर उसके बाद एक सस्टेन रैली बढ़ सकती है, उसके बाद क्या होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, स्टील सेक्टर के बारे में मैं आपका व्यू जरूर चाहूंगी कि थोड़ा सा स्टील सेक्टर के हवाले से आप जो है अपना व्यू शेयर करें, और उसके साथ ही साथ जो है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कब तक एक्सपेक्टेड है और उसमें क्या चेंजेस हैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा देखिए, असूलन तो पुराने जमाने के अंदर जो स्टील कंपनीज होती थी और सीमेंट सेक्टर होता था, दोनों हैंड इन हैंड चलता था। अगर सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो स्टील सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था। बट क्योंकि कुछ पिछले 2 साल में स्टील के लिए डायनामिक्स थोड़े मुश्किल हो गए थे, डीवैल्यूएशन की वजह से, हाई फाइनेंस कॉस्ट की वजह से, तो उनकी बैलेंस शीट्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, लॉट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू द बैंक्स और वो कह रहे हैं कि हमारे जो क्रेडिट लाइंस हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर दें ताकि हमें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। और जब ये इस साल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर अगर हम हिस्सा बनते हैं तो उसके अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो सकता है आप थोड़ी इंप्रूवमेंट देखें FY26 के अंदर। बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गया है और हो सकता है कि फ्रॉम द क्वांटिटी एंड सेल्स के अंदर थोड़ी बेहतरी आ जाए। तो ये एक स्टील सेक्टर पे व्यू है। अभी तक देखें, स्टेट बैंक जो है यूजली 6 महीने का स्केड्यूल देता है, और जो जून तक स्केड्यूल था, 16 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी रहा है, वो तो कंप्लीट हो गया है। अभी नया सेकेंड हाफ का शेड्यूल आया नहीं है 2025 के अंदर और फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। लेकिन एक रूल होता है कि आपको 42 डेज के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करनी होती है, तो उसके तहत तकरीबन लास्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर पॉसिबली एक्सपेक्टेड है कि 28 29 जुलाई कुड बी अ कॉल फॉर MPS। और अगर वो होता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। मुझे लगता है रेट्स मेंटेन रहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, थोड़ा सा फ्यू ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है, फूड इन्फ्लेशन है थोड़ी सी। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि हमारे जो इन्फ्लेशन लेवल है उसका बेस इफेक्ट भी खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे रहे ये। अगर तो ये एलिवेटेड लेवल पे रहता है तो फिर हम लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस जो है वो मेंटेन करेंगे। और उम्मीद है कि अगर हमारी इकोनॉमिक्स और थोड़ी बेहतर हो जाती हैं और ऑयल प्राइस स्टेबल रहती है, देन वी कैन टेक अ लुक एट फर्दर रेट कट्स। राइट नाउ जो FY26 के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स इन टोटलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच वुड ब्रिंग योर पॉलिसी रेट टू 9%। नहीं सही। और सर अभी अभी की मार्केट जैसे सिनेरियो को देखते हुए क्या मार्केट स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को कि किस तरह से करना चाहिए, और मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं इनकमिंग वीक्स, इनकमिंग डेज में किस तरीके से देख रहे हैं। और सबसे लास्ट में आपकी जो है क्या टॉपिक आप इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे। वैसे तो आपने मुख्तलिफ बताए हैं, सेक्टर वाइज भी आपने बताया, लेकिन जर्नल क्या टॉपिक्स जो हैं जो आपके बहुत फेवरेट हैं वो आप सजेस्ट करेंगे। देखिए, मैं जो मार्केट का व्यू पहले कर लेते हैं। देखिए, हमने जो साल के शुरू के अंदर स्ट्रैटेजी निकाली थी उसके अंदर हमने मार्केट का टारगेट रखा था तकरीबन 142,000 के करीब, और मुझे लगता है कि वो दिसंबर, हो सकता है दिसंबर से पहले भी अचीव हो जाए। जिस तरह मार्केट में मोमेंटम आया हुआ है, जिस तरह मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, द लोअर इंटरेस्ट रेट्स विच इज मेकिंग डिविडेंड यील्ड्स अट्रैक्टिव for banks and some other companies as well, मुझे लगता है कि there is a lot of liquidity to come into the market, and I think हम लोग 140 से ऊपर जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर लेंगे बाय दिसंबर। Okay. तो एक तो ये हो गया मार्केट पर्सपेक्टिव।
बाकी जो जहां तक रही टॉपिक्स की बात, ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज है और मैं हमेशा अपना जो फंडामेंटल व्यू है वही दूंगा, जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को बता रहे हैं वही मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि इन 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 द बैंकिंग स्पेस हमारे टॉपिक्स हैं मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल एंड बैंक अल फलाह। दीज आर आवर टॉपिक्स। इन सीमेंट सेक्टर वी लाइक, जैसे मैंने अभी आपके किसी ने सवाल भी किया था, उसके अंदर लकी सीमेंट, मेपल लीफ, फौजी सीमेंट एंड डीजी। ईएनपी स्पेस के अंदर मारी और ओजीडीसी। मारी बिकॉज इज द फास्टेस्ट, जो एक्सप्लोरेशन हो रही है वो सबसे ज्यादा मारी कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 to 3 years किसी की अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वो मारी की होगी। तो मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड मुझे लगता है कि कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट हो सकती है। ओएमसी स्पेस के अंदर पीएसओ। बाकी दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव राइट नाउ। बाकी ऑन थोड़ा अगर दूसरे हट के देखने हैं तो एयरलिंक देख सकते हैं, सासगार्ड देख सकते हैं। मेरे ख्याल से देयर इज रूम इन दीज स्टॉक्स एज वेल। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि मार्केट का जो टारगेट है बाय दिसंबर हम 40 तक जो है वो हम कवर कर लेंगे। इंडेक्स तो हमारा बड़ा होता है लेकिन हम रेट में वो चीज़ नहीं देखते। हमारे 2 मिनट रह गए तो जल्दी से इसको आप कवर कर दें। जो रेट्स होते हैं वो उस तरीके से नहीं इंक्रीज हो रहे होते हैं, ये क्या वजह है? सिर्फ हम इंडेक्स को बढ़ता हुआ देखते हैं, रेट में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं देखते नहीं, हैं। जो हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर का एक वेट होता है। जी ये कोई किसी का माइक खुला हुआ है, अहमद रजा साहब का। जी पहले परचेसिंग प्राइस नीचे अहमद रजा प्लीज अपना माइक ऑफ करें। आपका जी सर, काइंडली बस इसको कवर करें, हमारे पास जी टाइम। जी तो देखिए, जो सेक्टर वेट्स है, सेक्टर हैवी वेट्स जो हैं वो है ही बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद फिर आपका आ जाता है सीमेंट सेक्टर, फिर ईएनपीज, उसके बाद फिर फूड सेक्टर है और फिर आपके फर्टिलाइजर सेक्टर है। ये 4 या 5 सेक्टर जो हैं दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 62 और 65% ऑफ द मार्केट। जब ये सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो दैट इज व्हाट ड्राइविंग द मार्केट। अब आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एफएफसी बहुत अरसे से 450 460 के करीब करा, तो वो 20 रुपए बढ़ा, तकरीबन 500 पॉइंट उसने ऐड किया मार्केट। सो दीज आर द स्टॉक्स। हमारे जो सेक्टर हैवी वेट सेक्टर्स हैं वो हैं बैंक्स, वो हैं सीमेंट, वो है ईएनपीज, वो है फूड और वो है फर्टिलाइजर। ये तकरीबन 65% आपका मार्केट वेट बन जाते हैं। जब कंपनीज इसके अंदर, इस स्पेस के अंदर जब कंपनीज परफॉर्म करती हैं, दैट इज व्हाट ड्राइव्स द इंडेक्स। अब फॉर इंस्टेंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैं फिर से एग्जांपल दे देता हूँ एफएफसी का। जी एक हैवी वेट है, ब्लू चिप कंपनी है पाकिस्तान की, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, रीस्ट्रक्चर्ड। वो एक दिन के अंदर 20 या 25 रुपए अगर बढ़ जाती है, दैट्स एडिंग 600 पॉइंट्स टू द मार्केट। ओवर द पास्ट 2 or 3 days तकरीबन 3200 पॉइंट्स जो ऐड हुए हैं वो सारे बैंक्स की तरफ से ऐड हुए। So these are, when we talk about blue chips, these are your blue chips, and then there's a reason why they're blue chips. That's because they command this weight. They have that market cap. हमारा इंडेक्स पूरा मार्केट कैप की है, तो दैट्स व्हाट ड्राइव्स द इंडेक्स। तो ब्लू चिप कंपनीज जब अच्छा परफॉर्म करती हैं, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक क्लाइमेट एज वेल, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज कंपनीज हैव द मनी टू इन्वेस्ट एंड मेक देमसेल्व्स मोर एफिशिएंट। तो जब ये लोग करेंगे, अपने अंदर वापस पैसा डालते हैं, तो ये परफॉर्मेंस ड्राइव करता है, यही इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है, और ये लोगों को समझ नहीं आता। इसीलिए लास्ट टाइम भी आपके सेशन में मैंने यही इंस्टिल किया था कि नादिया, अपने भी फॉलोअर्स को आप इंस्टिल करें कि 70% या 80% आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो एक ब्लू चिप कंपनीज में होना चाहिए, और वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो वेल्थ जनरेट करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि यार मैं पैसे अपने डबल करता हूँ, ये प्लीज आप इससे दूर हटें। ये जो आपका, अगर 100 रुपए डाल रहे हैं आप, सिर्फ 20 रुपए के साथ ये करें, बाकी 80 रुपए आप एक कोने में डब्बे में डाल के बंद करते हैं। ये सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी।
ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, फवाद आपका और जो हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर नाज़रीन मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।